सर्वोच्च न्यायालय के हम अनुच्छेद 124(5) के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 124(5) क्या कह रहा है? अनुच्छेद 124(3) जो कह रहा है वो योग्यताओं के बारे में बात कर रहा था। अनुच्छेद 124(4) है वो किसके बारे में बात कर रहा था? वो न्यायाधीशों को हटाने की बात कर रहा था। न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो न्यायाधीशों को हटा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 124(5) में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। इसमें हमने पढ़ा कि वो कदाचार या अक्षमता का शिकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या है? पद से हटाया जाएगा। और पद से हटाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है वो कहाँ लाया जाता है? संसद में। और संसद में अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में कितने सदस्य समर्थित होने चाहिए? पूर्व स्वीकृति 100। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा में कितनी स्वीकृति होनी चाहिए? 50। तब वो प्रस्ताव है वो चलेगा आगे। अब देखिए प्रस्ताव जैसे ही आता है, जैसे मान लो प्रस्ताव लोकसभा में है, किसी न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रस्ताव कहां आ गया? लोकसभा में आ गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा? एक समिति का गठन करेगा। जो लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा अध्यक्ष क्या बनाएगा? अध्यक्ष उसकी जांच है, यानी जो न्यायाधीश के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उसकी जांच है तो क्या बनेगा? एक कमेटी बनेगा, एक कमेटी का गठन करेगा। और इस कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे? तो इसमें एक होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा एक क्या होगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ये 3 सदस्यीय कमेटी होगी वो इसकी जांच करेगी। क्या जिस व्यक्ति के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव के तहत क्या उसने ऐसा दोष किया है? क्या उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसको हटाया जा रहा है? ये कमेटी जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? संबंधित पीठासीन अधिकारी को। जैसे लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा अध्यक्ष इस कमेटी का गठन करेगा और इस कमेटी में इस तरीके के व्यक्ति होंगे। ये क्या करेंगे? इस कमेटी के सदस्य क्या करेंगे? जांच करने के बाद में इसकी जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? वो रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। अब ये कमेटी जांच हो जाती है। जांच के बाद ये लोकसभा अध्यक्ष को क्या सौंपेंगे? रिपोर्ट। जांच हो गई और जांच के बाद में रिपोर्ट किसके पास गई? लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब उसके खिलाफ अगर वास्तव में दोष पाया गया है तो ऐसी स्थिति में अब उसके खिलाफ दोष हो गया, मान लो उसने दोषी है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ जिस दिन बैठक होगी, जिस दिन उसके ऊपर चर्चा होगी, उससे 14 दिन पूर्व उसे न्यायाधीश को क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। अब लोकसभा अध्यक्ष को क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व क्या करनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव लाए गए हैं और आप इसमें दोषी पाए गए हो और 14 दिन बाद में आपके खिलाफ इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो उस चर्चा में शामिल होने हेतु जिस न्यायाधीश के खिलाफ लाया गया है वो न्यायाधीश या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को वहां भेज सकता है। फिर इसके ऊपर क्या होगा? चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद में इसमें अगर बहुमत से पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में चला जाता है। जैसे मान लो चर्चा हो गई, चर्चा होने के बाद में लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? तो विशेष बहुमत की अगर हम बात करें, विशेष बहुमत का मतलब होता है
विशेष बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है, विशेष बहुमत का मतलब क्या हो गया? विशेष बहुमत का मतलब ये हो गया कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत। जैसे लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितने? 543। तो 543 के आधे कितने हो जाएंगे? 543 के आधे कितने होंगे? 500 के आधे 250, 40 के आधे 20, कितने हो गए? 270। और 3 के आधे कितने होते हैं? 1.5 होते हैं। तो 272 आंकड़ा हो गया। कितना होगा? 272। 272 का बहुमत। विशेष बहुमत का प्रक्रिया समझना। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत, ये कहलाता है विशेष बहुमत। तो 272 तो उसके समर्थन में होने चाहिए, उसको हटाने। अब उपस्थित व मतदान करने वाले, मान लिया कि उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं वो 270 ही है, तो क्या ये प्रस्ताव पारित होगा? होगा? नहीं होगा। अगर मान लो उस दिन सदन के अंदर 270 लोग मौजूद है और 270 ने कह दिया कि हम इसको हटाना चाहते हैं, क्या वो न्यायाधीश वो प्रस्ताव उस सदन से पारित होगा? नहीं होगा, क्योंकि कितना चाहिए? 272। उपस्थित चाहे कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो लोकसभा के अंदर उस दिन 450 सदस्य वो मौजूद है, 450 सदस्यों ने भाग लिया, तो ऐसी स्थिति में कितने लोग पक्ष में होने चाहिए? 272 जने। 450 में से कितने? 272 जने। पूरे 543 उपस्थित नहीं हुए और 450 जने लोग मौजूद हैं, लेकिन चाहिए कितना? 272। 272 आंकड़ा होगा तभी वो न्यायाधीश हटेगा, नहीं हटेगा। मान लीजिए कि उस दिन जिस दिन ये प्रस्ताव लाया गया है उस दिन लोकसभा के अंदर जो सदस्य उपस्थित हुए हैं वो हुए हैं 280, तो कितने चाहिए हमें? 272 जने इसके समर्थन में होने चाहिए। 8 जने अगर इसके खिलाफ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 272 जब तक नहीं आएंगे तब तक ये प्रस्ताव दूसरे सदन में नहीं जाएगा। और दूसरे सदन में ये सेम सिस्टम है, वहां पर भी विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेष बहुमत का मतलब ये होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत क्या कहलाता है? विशेष बहुमत कहलाता है। अगर आपको कोई भी पूछ ले कि लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष बहुमत का मतलब ये हो गया है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। जैसे मान लो ये राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 250 होते हैं अधिकतम। वर्तमान के आंकड़े की बात कर ले तो 245 है। 245 का आधा कितना होगा? तो 100। 200 का आधा कितना हो गया? 100। 40 का आधा कितना हो गया? 20। 120 और 123, यानी 123 जने, 123 जनों का समर्थन कम से कम मिलना चाहिए। अब मान लो चाहे उपस्थित यहाँ 123 ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 123 के 23 अगर समर्थन में होंगे तभी यहाँ पर ये प्रस्ताव पारित होगा। ये होता है विशेष बहुमत। ऐसा नहीं है कि 123 का आधा कर लो, 123 का आधा नहीं होता है, ध्यान रखना। 123 का कभी आधा नहीं होगा। विशेष बहुमत में क्या होगा? 123 का 123 यानी 245 का आधा होना चाहिए। अगर 245 का बहुमत नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में ये नहीं हट पाएगा। तो ये प्रस्ताव जिस कमेटी के पास जाएगा, कमेटी चर्चा के बाद में, जांच करने के बाद में उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट आने के बाद में संबंधित जो पीठासीन अधिकारी होता है वो उस न्यायाधीश को सूचना देता है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व सूचना देकर के उनको ये कहता है कि इतने दिन बाद में आपके खिलाफ इसके ऊपर चर्चा होगी। ऐसी स्थिति में या तो वो न्यायाधीश वहां खुद उपस्थित हो सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को उस चर्चा में भेज सकता है। उसके बाद में उसके ऊपर मतदान होता है। अगर वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है दोनों सदनों से, ऐसी स्थिति में वो न्यायाधीश अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। प्रक्रिया आ गई समझ में पूरी? क्या होता है विशेष बहुमत, किस तरीके से हटाया जाता है, ये सारी चीज मैंने बताई, सही ढंग से समझ ली तो इस तरीके से उनको हटा दिया जाता है। अब देखिए एक बात और मैं बता देता हूं आपको, भारत के अंदर क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। रामास्वामी नामक एक न्यायमूर्ति, रामास्वामी व्यक्ति था जिसका नाम था, सबसे पहले उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। न्यायमूर्ति रामास्वामी,
इसके खिलाफ दिसंबर 1992 के अंदर ये प्रस्ताव लाया जाता है न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ। और 1993 में ये प्रस्ताव क्या हो जाता है, क्या होता है 1993 में ये एक सदन से पारित हो जाता है, लेकिन दूसरे सदन से नहीं होता। एक सदन से तो पारित हो गया, लेकिन दूसरे सदन से पारित नहीं होता। तो यहाँ एक बात लिखी गई है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो दोनों सदनों में क्या पड़ेगी, विशेष बहुमत की आवश्यकता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, राज्यसभा से नहीं मिला। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये पारित नहीं हुआ। पारित नहीं हुआ तो न्यायाधीश क्या है, नहीं हटेगा। अब तक भारत में ऐसा कोई भी न्यायाधीश नहीं है जिसे संसद द्वारा हटाया गया, ये रिकॉर्ड है। ऐसे किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव जरूर आए। 1992 के अंदर ये आया था दिसंबर में, और 1993 में ये लोकसभा से पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, अटक गया। अटकते ही सीधे क्या हुआ, न्यायाधीश हटेगा नहीं। उसके कुछ समय बाद इन्होंने अपने आप इस्तीफा दे दिया था न्यायमूर्ति रामास्वामी। 2018 के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस दीपक मिश्रा। उसके खिलाफ 2018 के अंदर प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति थे उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या मानने से इनकार कर दिया। तो ये एक संबंधित जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके पास ये शक्ति होती है कि न्यायाधीशों के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको माने या नहीं माने, ये उस पर डिपेंड करता है। तो एम वेंकैया नायडू थे, राज्यसभा के सभापति थे। 2018 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ विपक्ष के लोगों के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है और एम वेंकैया नायडू ने उसे अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव चला ही नहीं। 2 प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग राज्यों के अंदर भी प्रस्ताव आए हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से चर्चा का विषय है। 2018 में आया था और सबसे पहले आया था, वो सबसे लास्ट और सबसे पहले की बात कर लेते हैं, न्यायमूर्ति रामास्वामी द्वारा दिसंबर 1992 इसके खिलाफ लाया गया था, और दीपक मिश्रा 2018 के ये प्रस्ताव लाए गए। लेकिन कोई भी न्यायाधीश अब तक संसद की प्रक्रिया के द्वारा हटा नहीं है, ये ध्यान रखना, अभी तक नहीं हटाया गया। तो इस चीज को आप नोट कीजिए। न्यायाधीशों को शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो उन्हें शपथ दिलाएगा। अगली बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
संविधान की रक्षा व देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेते हैं। ठीक है, अगली बात, न्यायाधीशों के शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची, न्यायाधीशों के शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में है। न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान कहां पर किया गया? संविधान की तीसरी अनुसूची। अब ध्यान दीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको जवाब देना जिसको पूछूंगा। ठीक है, हाँ आप बताइए। जब राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया था उस समय ये सारी चीजें बताई। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो इस तरीके से जवाब आना चाहिए। भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिला रही, लिखा हुआ आपके सामने, तो राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो। जब मैंने राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आपको बताया था उस समय शपथ लिखाई थी राष्ट्रपति की, और उस समय मैंने बताया था कि राष्ट्रपति किसकी लेता है? पद की शपथ लेता है। गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति नहीं लेता है। गोपनीयता की शपथ कौन लेते हैं? मंत्री लेते हैं। मंत्री पद और गोपनीयता दोनों प्रकार की लेते हैं। ये पढ़ा हमने, मंत्रिपरिषद पढ़ा उसमें। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेते हैं? पद की शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंदर किया गया है, लेकिन यहाँ न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। अनुसूची में आ जाता है इसका उल्लेख। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब मुख्य न्यायाधीश को तो दिलाते, लेकिन अन्यों को कौन दिलाएगा? तो अन्यों को सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाने का काम करेगा। जो भी नए न्यायाधीश बनेंगे उनको शपथ ये दिलाएगा। अब ये न्यायाधीश किस प्रकार की शपथ लेते हैं? तो सबसे पहले संविधान की रक्षा। न्यायपालिका का काम क्या होता है? संविधान की रक्षा करना होता है। तो ये संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण यानी हमेशा के लिए बनाए रखने की शपथ लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता पर कभी भी चुनौती नहीं आने देंगे। इस तरीके का हम काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से देश की एकता बाधित हो, देश की अखंडता बाधित हो। और संविधान की रक्षा हेतु हम जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक हम संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। इस प्रकार की शपथ लेते हैं। वो कौन लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो। इनकी शपथ का उल्लेख कहां पर किया गया है? संविधान की तीसरी। कई प्रकार के एग्जामों के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। पूछा जा चुका है और आगे भी कई प्रश्नों एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ है उसका उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी किस स्थान पर है? भारतीय संविधान में किस स्थान पर है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है? ये पूछ लिया। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत, संविधान के अनुच्छेद 125 में, संविधान की तीसरी अनुसूची में और संविधान की 10वीं अनुसूची। आपको जवाब क्या देना? संविधान की तीसरी अनुसूची में ही इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। कई एग्जामों में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं,
ना डरने की आवश्यकता नहीं है, निसंकोच होकर के जहाँ तीसरी अनुसूची लगे आपको तुरंत वहां जाके टिक कर दो। अगर न्यायाधीशों की बात आ जाए, याद रखना वहीं पर अनुसूचियों में इसका उल्लेख किया गया। तो ये थी हमारे न्यायाधीशों की शपथ से संबंधित बातें। प्रमुख जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। अनुच्छेद 125 है, इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई। वेतन भत्ते क्या होंगे उसके बारे में चर्चा की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है, उसके बारे में उल्लेख यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत आता है और ये वेतन भत्ते कहां से जारी होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और कौन सी निधि है, किसके द्वारा दिए जाते हैं, किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, किसके द्वारा घटाया जाता है, ये सारी चीज की चर्चा अपन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, बातें नहीं भाई, पीछे वाले तो पंचायती कर रहे हैं, पंचायती अपनी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद की संचित निधि, संसद की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। एक होती है संचित निधि और एक होती है आकस्मिक निधि। दो निधियां होती है, दो निधियां, दो खजाने होते हैं, एक होता है संचित खजाना और एक होता है आकस्मिक खजाना। इनकी चाबियां दोनों की अलग अलग होती है। एक चाबी तो संसद के पास होती है और एक चाबी होती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। संसद वाली चाबी का उल्लेख है अनुच्छेद 266 के तहत किया गया, 266(1) के तहत। संचित निधि है, ये संचित निधि है, ये कहां पर आती है, ये संचित निधि संसद के पास इसकी चाबी और अनुच्छेद 266(1) के अंदर इसकी बात कही गई। एक होती है आकस्मिक निधि जिसमें 5000 करोड़ रुपए होते हैं। कितने, 5000 करोड़ रुपए उसको डाल करके उसके अंदर उस तिजोरी को इस तरीके से लॉक किया गया है कि कोई नहीं खोल सकता है। आपात स्थिति में राष्ट्रपति उसको खोल सकता है, राष्ट्रपति के पास उसकी चाबी होती है। उसका उल्लेख कहां पर किया गया है, तो आकस्मिक का उल्लेख है वो अनुच्छेद 267 के तहत किया गया। आकस्मिक निधि का उल्लेख है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंदर इसका प्रावधान किया गया कि इसमें 5000 करोड़ रुपए डाले हुए होंगे और जब देश के ऊपर संकट आएगा, जब देश के ऊपर समस्या आएगी, यानी आकस्मिक रूप में अगर हमें चाहिए पैसे और संचित निधि में पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको लॉक खोलेगा और उस लॉक से पैसे निकाल करके यूज लिए जाएंगे। तो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो संसद की संचित निधि से दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाएगा। कैसे कि न्यायाधीशों का वेतन किस निधि द्वारा दिया जाता है या किस निधि पर भारित होता है, संचित निधि या आकस्मिक निधि या संसद पर या राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखना, संसद की निधि होती है जरूर संचित निधि, लेकिन वेतन जाता कहां से है, तो संचित निधि से। इनका वेतन कहां से जाता है, संचित निधि से। न्यायाधीशों के वेतन को कौन बढ़ा सकता है, तो ध्यान रखना, न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी संसद कर सकती है। संसद के पास अधिकार है, दोनों सदन ऐसा प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस प्रस्ताव के तहत न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ा देंगे, राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ा देंगे, उपराष्ट्रपति के वेतन को बढ़ा देंगे। इन सब का वेतन बढ़ाने का काम किसका होता है, संसद का। न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी संसद द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि न्यायाधीशों के वेतन को कौन बढ़ा सकता है,
ये अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। ज्यादातर लोग राष्ट्रपति लिखे हैं। उपराष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, या संसद के पास? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ा सकता है। 2019 में बढ़ाया है। 2019 में संसद ने इस वेतन को बढ़ा दिया गया है। और वेतन बढ़ा करके कितना कर दिया है? मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का, उसको 2,80,000 रुपए प्रति माह मिल रहे। कितने? 2,80,000 रुपए एक महीने के। अब आपको ये जानकर अचंभित होगा कि भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कितना पैसा मिलता है? 5 लाख रुपए मिलते हैं एक महीने के। उपराष्ट्रपति को कितने मिलते हैं? 4 लाख। कितने? 4 लाख रुपए। राज्यपाल को कितने मिलते हैं? 3.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री का कोई वेतन नहीं होता, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री सांसद होते हैं, एज ए सांसद, एज ए मेंबर, तो मेंबर के रूप में उसको वेतन मिलता है, एक संसद के सदस्य के रूप में। जबकि प्रधानमंत्री के रूप में उसका कोई वेतन नहीं होता। एक और बात बता दूं, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन मिलता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जीरो राइट आंसर होगा। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जीरो, यानी जीरो ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब जीरो। अगर इस तरीके से जीरो ऑप्शन नहीं देकर के ऐसे पूछ ले कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 4, 3, 2, 5, तो राइट आंसर क्या होगा? 4। इसको सभापति के रूप में वेतन मिलता है। राज्यपाल का 3.5 लाख है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में, ध्यान रखना, ये वर्तमान की आंकड़ा बता रहा हूं, 2,80,000 रुपए प्रति माह। 2,80,000 रुपए प्रति माह। देख लो इतना वेतन मिल रहा है, बहुत गजब मिल रहा है। इतना अपने को दे दे तो कहाँ चले जाएंगे हम? सीधे अमेरिका, बीच में रुकेंगे। अरे इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ये 2,80,000 रुपए आप भी ग्रहण कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं। अगली बात, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000। आप इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा इनके पास एक गाड़ी होती है सरकारी, इसके पास इनके अलावा एक सरकारी बंगला होता है, उनके कोई पैसे नहीं लगते। ये सारे अन्य सुविधाएं, इतने तो पैसे देते हैं, प्लस इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं वो देखने को मिलती है। तो इसलिए जज बनो आप भी, ठीक है? न्यायाधीश बनो देश के, तब जाके इतने पैसे भी मिलेंगे, लेकिन न्याय करोगे। न्याय करना वहां जाके पैसे कमाने वाला काम नहीं करना। चलो, तो ये हमारे वेतन भत्तों का उल्लेख है अनुच्छेद 125 के अंदर। अगर पूछ लिया जाए वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 125। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन सी निधि पर डिपेंड होता है? संचित निधि। संचित निधि किसके अधीन होती है? किसके पास? संसद के पास। और न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है सर्वोच्च न्यायालय के? 2,80,000। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,50,000। तो ये थी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की गठन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब आगे हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्या काम है, कुछ काम होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, कौन कौन से काम सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।